नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। फिर एक केस देखते हैं आज। ये जो आज मैं केस आपको प्रेजेंट करूंगा, ये मैंने 5 सितंबर 2014 को इसका वीडियो बनाया था, यानी ये पेशेंट उस दिन आया था मेरे पास। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल 2020 में, लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन का बड़ा अच्छा उपयोग हुआ है वीडियो बनाने में। मेरे को बहुत समय मिल गया है कि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो ये एक 28 साल की बहुत साधारण परिवार की महिला है। तो ये बताना शुरू करती है, इस मेरे नाक में से पानी बहता रहता है, नाक भारी रहता है और बंद रहता है, और फिर खांसी भी होने लगती है, और तो फिर मैं दवाई खा लेती हूँ। बस ऐसे बोला इसने। तो मैं पूछता हूँ कब से हो रहा है ये सब कुछ? ये लगभग 4-5 साल हो गए हैं। जब ये जुकाम होता है तो तुम इसके लिए फिर क्या करते हो? ये मेरा कॉमन सवाल होता है। तो वो कहती है कोई हल्की सी अंग्रेजी दवाई खा लेती हूँ। हल्की माने क्या? अब ये तो समझना पड़ेगा ना। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि दवाई हल्की सी है? मतलब हल्की दवाई से तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे जो डॉक्टर 4-5 दवाई देते हैं और बता देते हैं ये दवाई जो ज्यादा तेज वाली है, ये दवाई थोड़ा कम असर करती है, ये कम तेज है, इसके साइड इफेक्ट कम होते। तो मतलब है कि बस ये नॉर्मल सा असर करेगी, तो फिर मैं उसी एक ही दवाई को खाती हूं, बाकी दवाई नहीं खाती हूं। तो हल्की सी दवाई से तुम्हारा क्या मतलब है कि उसका असर कम होता है या कोई और बात होती है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि हल्की दवाई है? ये मेरा सवाल है जी। उस दवाई से मेरा पानी निकलना बंद हो जाता है, जुकाम तो बना रहता है पर पूरा आराम नहीं आता, पर थोड़ा सा आराम आ जाता है, तो इसलिए उसको ये हल्की दवाई कह रही है। तो आप दवाई की फिर पूरी खुराक या पूरा कोर्स क्यों नहीं लेते हो? जब डॉक्टर बताते हैं तो आपको हल्की दवाई लेने की क्या वजह होती है ऐसी? ये पूरी दवाई खाने से पेट गर्म हो जाता है, काफी जलन होने लगती है, और उस कारण मुझको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बस काम चलाने के लिए मैं हल्की सी दवाई लेती हूं, पूरी दवाई नहीं खाती हूं। और मैं रोज भी दवाई नहीं खाती हूं। जब ज्यादा ही परेशान हो जाती हूँ तो तब ही दवाई लेती हूँ हल्की वाली। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, अच्छा डॉक्टरों ने फिर आपको क्या बीमारी बताई है? इस जुकाम की वजह क्या है? अजी उन्होंने कहा है कि तुम्हारी नाक की हड्डी बढ़ गई है, हड्डी टेढ़ी भी हो गई है, और अब नाक में मांस भी बढ़ गया है, तो इन सब का तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तीन चीजें बढ़ गई, टेढ़ी हो गई और मांस भी बढ़ गया। तो मैं पूछ रहा हूँ ये दवाई फिर आप कब से खा रही हो? कितने टाइम हो गए ना खाते हुए? जी जब से मतलब मेरा 3-4 साल से तो खा ही रही हूं मैं। बीच में कुछ ठीक था तो मैंने ये दवाइयां नहीं खाई थी। मैंने होम्योपैथिक इलाज भी करवाया था, उससे मैं काफी ठीक भी हो गई थी। फिर हमें घर बदलना पड़ गया तो हमारा इलाज छूट गया। अब इसमें तो हमारी गलती भी रही ना जी कि हमारा इलाज छूट गया। डॉक्टर का क्या कसूर है इसमें? तो पर अभी 2-3 महीनों से ये ज्यादा हो गई है। मैं पूछ रहा हूं भाई, तो जुकाम के अलावा भी कोई और परेशानी है क्या तुम्हें? अजी सीने में बलगम सा जमा रहता है, इसलिए सीना भी भारी भारी सा लगता है मेरा। मैं पूछता हूँ इतनी सारी परेशानी होती रहती है तो फिर तुम इनको कैसे मैनेज करती हो, कैसे काम चलाती हो अपना? अजी मैनेज क्या करना है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ होती है, क्या कर सकती हूँ? थोड़ा अदरक खा लेती हूँ, गरम गरम चाय वगैरह पी लेती हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत तो राहत आ जाए। बस इसी उधेड़ बुन में लगी रहती हूं कि किसी तरह से थोड़ी सी राहत आ जाए। कभी गोली खा लेती हूँ, कभी चाय पी लेती हूँ, उससे मेरा कोई नुकसान भी ना हो और मेरा काम भी चल जाए, मतलब परेशानी से थोड़ी राहत भी मिल जाए मुझको। भाई इतना करती हूँ। तो पूछ रहा हूँ बाकी तुम्हारी जो भूख प्यास नींद पेशाब पेट शेट सब कुछ कैसा रहता है, या उसमें भी कोई दिक्कत है? हाँ जी ये सब कुछ तो ठीक ही है, पर पेट का क्या बताऊं बस मैं जी, वो भी खराब ही रहता है। ऐसा हो गया था ना कि वो मैंने 3 साल तक बच्चा बंद करने वाले का एक इंजेक्शन लगवाया था, उससे मेरे अंदर खराबी आ गई थी। मेरा खून गिरने का मतलब है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लगातार होने लगी थी। तो खून गिरना फिर बंद ही नहीं हुआ, बहुत दिनों तक चलता ही रहा था। इन बातों को लगभग 1 साल हो गया है। तो फिर मैंने अस्पताल से इलाज कराया, उससे 1 महीने में ही खून गिरना तो बंद हो गया, यानी दवाई कराने के भी 1 महीना लगा ब्लीडिंग रुकने में इसको। पर अब 1 साल से ऊपर हो गया है, मुझको तो महीना ही नहीं आया। जब एक बार बंद हुआ तो उसका लौट के नहीं आया।
तो ये बताते हुए रोगी काफी दुखी प्रतीत हो रही है। जी अब तो मुझको प्रेगनेंसी भी नहीं है, मैंने तो वो भी चेक कर लिया है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जी ये तो खून की कमी है तुम्हारे अंदर, इसलिए इसलिए मेंसेस नहीं आ रही है। तुम्हारा बच्चा दूध पीता है इसलिए महीना नहीं आता है। अब ये बच्चा तो हर वक्त दूध ही मांगता है, चिपटा ही रहता है मेरे से, ये तो हटता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं जी, कुछ ये खाता पीता भी तो नहीं है बच्चा। और इसका बच्चा 2.5 साल का है, और 2.5 साल के बच्चे को ये लगातार दूध पिला रही है सारा दिन। वो और कुछ नहीं खाता, सिर्फ माँ का दूध ही पीता है। मैंने कहा नहीं, आपके खून तो पूरा है और खून की कमी की वजह से 1 साल तक तो मेंसेस रुकेगी नहीं। और जब बच्चा छोटा था तो अभी तो आपको महीना तो आ ही रहा था ना, वो तो दवाई के बाद बंद हुआ है। मतलब कैसे कैसे लॉजिक देते हैं। अभी ये 1 साल से मेंसेस बंद है और ब्लीडिंग शुरू हुई थी 2.5 साल पहले, और 2.5 साल में भी इसने 1-1.5 महीना इलाज करा के रुक गई थी। तो 1 साल तो लगातार आया और बच्चा तो फिर भी दूध पी रहा था, तो उस वक्त नहीं आना चाहिए था ना। तो दूध पीने से इसका और खून की कमी से कोई रिश्ता नहीं है, पर वो एलोपैथ कुछ भी बोल देते हैं जो उनको समझ आता है, या जब कुछ नहीं समझ आता तो कुछ भी बोल दिया, मरीज को तो मानना ही होता है। तो रोगी, हाँ जी अब पता नहीं क्यों नहीं महीना आता है, एक चिंता सी मन में रहती है। अगर महीना नहीं आता है तो फिर आपको कुछ समस्या महसूस होती है क्या? नहीं, ऐसी कुछ समस्या तो मुझे महसूस नहीं होती है। मैं कुछ दिन पहले मैंने चेकअप करवाने के लिए मैं अस्पताल गई थी, तो उन्होंने बताया था कि अंदर कुछ भारीपन तो है, पर असली बात तो जो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगी। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये बच्चे के दूध पीने के कारण तुम्हारा महीना बंद नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे हार्मोन्स में गड़बड़ी है, उससे बंद हुआ है। रोगी, हाँ जी वहां पर भी डॉक्टरों ने भी तो ऐसे ही बताया था कि मेरे पेट में भी दर्द होता है पर महीना नहीं आता है। मतलब हर महीने इसको मेंसेस के समय पर दर्द होता है पर ब्लीडिंग नहीं होती है। तो अब ये रोगी के थोड़ा हाव भाव अजीब से हैं, इनको देखकर मैं पूछता हूँ तुम इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो? रोगी खिसियानी सी हंसी हंसता है, जैसे तो वह इन सब हालातों से बहुत ही बेबस है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अब क्या बताऊं मैं, पर मेरे बार बार पूछने पर थोड़ा वो खुलती है। हाँ अब दिमाग में जी एक टेंशन तो बनी रहती है कि कहीं अंदर कोई खराबी तो नहीं है, परंतु ये अपने इस डर को हंसकर छुपाने का असफल प्रयास कर रही है, क्योंकि इसका डर छुप नहीं रहा है। तो इस केस का जो मैं रूब्रिक लिए वो मैं आपको अभी पहले पढ़ देता हूं, फिर बाद में कुछ करेंगे। ये रूब्रिक जो लिए, fear suffering of, fear injured is being injured of, delusion injury is being injured, helplessness feeling of, light desire for, affectation, fear dark in, anxiety dark in। तो इन सब रुब्रिकों के आधार पर और उसके हाव भाव को देखते मैंने इसको स्ट्रामोनियम 30 की एक खुराक खिलाई, और बाकी तो जो दवाई देनी होती है वो दी मैंने इसके साथ ही। तो अभी ये 1 हफ्ते के बाद आती है वापस। हाँ अभी तो जुकाम जी मेरा काफी ठीक है, पहले तो मैं बहुत दुखी रहती थी, अब तो बस सुबह के समय थोड़ा सा जुकाम आता है, बाकी सारा दिन तो ठीक रहता है। तो मैं पूछ रहा हूँ जुकाम से मेरा कोई कंसर्न है नहीं, मैं कोई टोटलिटी में बात करना चाहता हूँ। तो पूछ रहा हूँ क्या किसी और तरह का बदलाव भी आया है आपके मन में, शरीर में? हाँ जी हाँ, पहले तो मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, हालांकि इसने चिड़चिड़ेपन की बात पहले मुझे नहीं बताई थी। अब वैसा नहीं होता, मन काफी ठीक रहता है। अब रोगी के चेहरे से डर बिल्कुल गायब हो चुका है और वो बहुत ही प्रसन्न फील महसूस हो रही है। अजी पहले तो मेरा मन काफी खराब सा रहता था कि कहीं कुछ बोलता था तो बहुत बुरा लगता था मुझको, अब वो सब कुछ ऐसे नहीं है। तो अभी इसको दवाई जारी रखी है, फिर और 1 हफ्ते बाद आती है। तो इस हफ्ते तो जी आराम नहीं हुआ, तकलीफ मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे फिर अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ गई। अब मैं हर 2-3 दिनों में एक अंग्रेजी दवाई की गोली खा लेती हूं। मन भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहने लग गया दोबारा से। अब इस रोगी की जो शारीरिक और मानसिक परेशानी फिर से थोड़ा खराब हो गई है, इसलिए इसको मैंने फिर स्ट्रामोनियम 30 रिपीट करी है। पहले हम रिपीट करते हैं, जो पोटेंशियम ने पहले दी थी वही दवाई रिपीट करी जाती है। जब ये दवाई काम करना बंद कर देगी और स्ट्रामोनियम के सिम्टम बने रहेंगे तो फिर स्ट्रामोनियम 200 दी जाएगी।
वरना हम स्ट्रामोनियम 30 को एक बार क्या चाहे 20 बार रिपीट करनी पड़े कर सकते हैं, जब जब उसको जरूरत पड़ेगी। तो जब वो पोटेंसी काम करना बंद कर देगी, यानी फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाएगी, तब हम दूसरी पोटेंसी के बारे में सोचेंगे कि ये उसी दवाई का केस है या कोई नए सिम्टम आ गए। तो अभी मैंने स्ट्रामोनियम 30 की खुराक और बाकी जो साथ में दवाई दी, तो फिर ये 15 दिन के बाद फिर मेरे पास आती है जी अभी जुकाम तो काफी बड़ा हुआ था, पर मैंने गोलियां नहीं खाई हैं, मुझे इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। मतलब अब इसमें बदलाव क्या आया है कि जुकाम तो अभी भी काफी है, पर अब ये एलोपैथिक दवाई नहीं खा रही है, जबकि पहले ये एलोपैथिक दवाइयां खाया करती थी। तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि इसका जो इंटरनल मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो ये कब बढ़ता है? जब अंदर से कुछ इंसान सुधरता है, कुछ पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है। तो इसका मतलब है कि हमारी दवाई ने, स्ट्रामोनियम 30 ने अभी काम किया है, अभी हम इसको बदलेंगे नहीं। फिर है ये 11-11-14, यानी पूरे 1 महीने के बाद ये फिर लौट कर आती है मुझे। तो इसको अभी जुकाम बहुत कम है, परंतु ये परेशानी काफी महसूस कर रही है, इसलिए अब परेशानी तो है, फिर इसको फिर हमने 30 दिया है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ तो कम हुआ, 30 से तो रिपीट करेंगे अभी हम पहले। तो फिर ये 29-12 को, यानी 1.5 महीने के बाद आती है जी। अभी तो काफी ठीक हो गया है, हल्की सी छींकें आने लगी हैं, पर मैं काफी ठीक हूं। पहले तो मुझे 3-4 दिनों के बाद लैट्रिन आती थी, यानी 3-4 दिन इसको लैट्रिन आती नहीं थी, इतनी कब्ज रहती थी। परंतु अब तो मैं हर रोज जाती हूँ, पेट अच्छे से साफ हो जाता है। पर अभी मेरी मेंसेस तो आई नहीं, मुझे उसकी ही थोड़ी चिंता सी रहती है, क्योंकि वो लोग कहते हैं अगर महीना नहीं आए तो आंख खराब हो जाती है, इसलिए मेरे मन में थोड़ी घबराहट तो रहती है, यानी इंजरी का डर रहता है इसको। तो अभी तो जी मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, ये केवल 28 साल की महिला है, तो इतनी छोटी उम्र में तो बंद नहीं होनी चाहिए। अब मेरे तो बच्चे हों या ना हो, मुझे उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, पर इसके कारण मेरे शरीर को कोई नुकसान ना हो, यानी सिर्फ इसको इंजरी की चिंता लगी हुई है। क्योंकि अभी ये ओवरऑल फिजिकली और मेंटली दोनों ढंग से बेटर है, तो अभी इसको रूटीन दवाई दी गई है। तो ये 7 जनवरी को आती है, 7 जनवरी 2015 जी। जुकाम तो मामूली सा ही बचा है, बस अब जाता तो ठीक है, और चिड़चिड़ापन तो मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं है। अंग्रेजी दवाई खाए हुए तो पता नहीं कितना समय हो गया मुझको, अब पर महीना नहीं आया। मैं सोचती हूँ कि खून की कमी से ही नहीं आ रहा होगा, चलो कोई नहीं। अब मन में ऐसी हल्की फुल्की चिंता रहती है, अभी तो मैंने वो भी छोड़ दिया है, क्योंकि देखो कमजोरी तो है ही ना मेरे अंदर, बच्चा दूध भी पी रहा है, तो महीने का ख्याल भी। तो अब इसमें देखें तो रोगी के दिमाग से महीने की टेंशन भी निकल गई, जुकाम भी हो गया, अब उसकी ना तो नाक की हड्डी काटी हमने, कुछ नहीं किया है, तो अकेली एक ही पोटेंसी को हमने बार बार इस्तेमाल किया है। तो ये सही होम्योपैथी होती है। अभी हम इसको रूब्रिक का मतलब समझते हैं। सारे रूब्रिक को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूं एक्सप्लेन, तो कुछ रेलेवेंट पार्ट में करता हूं यहाँ पे। फियर इंजर्ड इज बीइंग इंजर्ड ऑफ, जो इस केस में खास महत्वपूर्ण है, उनकी बात हम कर रहे हैं अब। तो इसका मतलब होता है कि उसको अपने अंदर किसी नुकसान होने का डर बना रहता है कि ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए, ये कर दिया तो उससे ये हो जाएगा। तो ये कैसे बताया? मरीज कोई नहीं बताता है, हमें उसकी बातों से समझना पड़ता है। तो ये कह रही थी कि मुझको, मैं हल्की सी दवाई खाती हूँ, डॉक्टर तो 5-6 दवाई लिखते हैं, पर उनमें से जो हल्की वाली होती है वो खाती हूँ मैं। क्यों खाती हूँ? डॉक्टर 3-4 किस्म की गोलियां बताते हैं, मैं उसमें से सबसे कम असर करने वाली गोली खाती हूँ, क्योंकि ज्यादा दवाई खाने से सीने में जलन होने लगती है। तो एक तो नुकसान का डर, और ऊपर से जो तकलीफ होती है उसका डर। तीसरा रूब्रिक है डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। परसिक्यूट का मतलब होता है कि वो बड़ा तंग किया जाता है, कोई ना कोई उसको तंग कर रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उसको परेशान कर रही हैं, शांति से बैठने नहीं दे रही, दुखी होती है उससे। तो जब मैं जुकाम से ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो ये है परसिक्यूशन। तो गोली खाती हूँ, पर मैं रोज नहीं खाती हूँ। गोली खाने से परेशानी होती है, इस परेशानी शब्द से रोगी का भाव होता है, मतलब सिर भारी होता है, खांसी हो जाती है, पेट में जलन हो जाती है,
ये जो डिस्कम्फर्ट होते हैं ये परेशानी है, इसलिए नहीं खाती। इनसे खाने से डर लगता है गोली को कि गोली खाई तो ये सब होगा, पर खानी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि जुकाम भी उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि तो जुकाम तो और परेशान करता है। तो वो हेल्पलेसनेस फीलिंग हो गई। तो हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ मतलब बेबसी का एहसास। डॉक्टर साहब बस मैं क्या बताऊं, कैसे मैनेज करती हूं। तो हेल्पलेस बंदा ऐसे बोलता है, बस शरीर में बहुत तकलीफ होती है। मतलब रोगी के पास तकलीफ सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तकलीफ सहते रहना उसकी मजबूरी है। एक और रूब्रिक लिया था, लाइट डिजायर फॉर, मतलब इस परेशानी को कम करने के लिए मैं चाय बनाती हूं, गर्म चीजें खाती हूं कि किसी तरह से राहत आ जाए, पर उसके हाव भाव से लग रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद भी उसको राहत आती नहीं है। तभी तो गोली खाते हो, या थोड़ा ये कर लिया थोड़ा वो कर लिया, मतलब कि कुछ ऐसे हल्का फुल्का करती रहती है वो, जिससे राहत भी आ जाए और उसका नुकसान भी ना हो जाए, यानी फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग इंजर्ड। एक और रूब्रिक है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, वही जो ऊपर भी हमने समझा दिया है उसी का है, पर थोड़ा और बताते हैं। डेट का मतलब मेंसेस, तो मेंसेस के बारे में, तो डेट की तो जी मैं क्या बताऊं, बस बड़ी निराशा बेबसी के भाव चेहरे पर हैं। ये तो बहुत ही दिक्कत है, मुझे डेट तो आती नहीं, 1 साल हो गया। मतलब उसका जो कुछ नुकसान हो चुका है, अब उसकी रिकवरी का कोई भी रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा, जबकि ये रिकवरी चाहती है। इसी को हेल्पलेसनेस फीलिंग। तो ये सारे मिले जुले रूब्रिक हैं, एक एक स्टेटमेंट से नहीं आते हैं। एक है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन भी मैंने बहुत अच्छे से कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अफेक्टेशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, मतलब उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी कमियां हैं, वो उनको सबको दिखाना नहीं चाहता, बल्कि उनको छुपाकर अपने को उससे थोड़ा और ज्यादा अच्छा दिखाना चाहता है। जैसे डरा हुआ है इंसान, अंदर से डर बहुत लग रहा है उसको किसी भी चीज से, पर वो ऐसा दिखाना चाहता है कि वो डरा हुआ नहीं है, तो उसी किस्म की हरकतें करेगा वो। तो जैसे ये अपने डर को हंस हंस के छुपा लेती है, तो इसको कहते हैं अफेक्टेशन। मतलब इतनी ज्यादा घबराई सी क्यों हो, जब मैं पूछ रहा हूं भाई आप इतनी ज्यादा घबराई क्यों हो, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके हाव भाव से मुझे लग रहा है कि डरी हुई है, पर वो कह रही है कि नहीं डरी हुई हूं, तो यही अफेक्टेशन हुआ। तो डरी डरी सी क्यों नजर आ रही हो, आप खुश क्यों नहीं हो। अब ऐसा प्रश्न पूछते ही रोगी के चेहरे पर से एकदम से उदासी छा जाती है, जैसे तो वो किसी बड़ी परेशानी से घिरी हुई है। तो इसको कहते हैं डेल्यूजन डिवोर्ड बाय एनिमस बीइंग। जैसे एक बहुत बड़ा जानवर उसको निगले जा रहा है, जब बहुत बड़ा जानवर उसको निगले जाएगा तो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और बिल्कुल नष्ट हो ही जाएगी। तो ऐसी अवस्था में तो हेल्पलेसनेस भी होगी, बेबसी तो होगी होगी, और नष्ट होने का भी होगा, सफरिंग भी होगी, इंजरी भी होगी, सभी कुछ हो गया, सभी खत्म हो गया जब जानवर ने निगल ही लिया। तो स्ट्रामोनियम पेशेंट की हालात ऐसे होते हैं, ऐसे हालात में वो फंसा होता है, चाहे वो किसी भी तरह के हालात हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हैं, घरेलू हैं, सामाजिक हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं, वो ऐसे हालात बने हुए हैं उसके चारों तरफ, जो लग रहा है कि ये जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, ये धीरे धीरे उसको खत्म करती जा रही हैं, और इनसे बचने का मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो परिस्थितियां बनी रहेंगी तो मैं तो दिल से बिल्कुल खत्म हो ही जाऊंगा, यानी जानवर मुझको पूरा निगल ही लेगा। तो ये स्ट्रामोनियम की पहचान होती है, ये इसका जीस्ट है, आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है, जो मर्जी कहो, कोर है, बहुत सारे नाम दे देते हैं। मतलब हम इसको इस तरह से पहचानेंगे। धन्यवाद।